मुंबई सबर्बन कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या वतीने आपलं स्वागत आहे. रमेश प्रभू सर आपल्याबरोबर आहे, त्यांच्यासाठी जोरदार त्यांचं स्वागत करूया. पै सर आपल्याला डीम्ड कन्व्हेन्सबद्दल गाईड करणार आहेत. आपल्याबरोबर चितळेजी आहेत जे 54चे चेअरमन आहेत, आणि वसंत हेबळे साहेब आहेत जे 51चे चेअरपर्सन आहेत. तर 54 आणि 51 या 2 वॉर्डचं मिळून आपण हे गॅदरिंग आहे, ज्याच्यात आपल्याला डीम्ड कन्व्हेन्सवर पै सर आणि नंतर प्रभूसाहेब ॲड्रेस करतील. तर आपण बरंच कार्य इकडच्या सोसायटीसाठी करतो, आणि आपण जसं इकडे जे स्पीड ब्रेकर्स तुम्ही जयप्रकाश नगरमध्ये बघाल, परत हॉकर्सचं जी समस्या आहे त्याच्यावरती पण आपण खूप जोराने कार्य करतो आहे. आणि डीम्ड कन्व्हेन्सबद्दल आपल्याला काही गायडन्स असेल तर आपण तोही प्रत्येक सोसायटीजला देतो आहे. तर तुम्हाला जर मेंबरशिप्सबद्दल काही विचारायचं असेल फेडरेशनच्या, तर सेशननंतर आम्हाला भेटा. दुसरे काही तुमच्या सोसायटीबद्दल क्वेरीज असतील तर आपल्याबरोबर प्रभूसाहेब आहेत, त्यांच्यासाठी आपण डायस ओपन करू. ते थोडा वेळ अवेलेबलही असतील प्रश्नांसाठी, त्यांना प्रश्नही तुम्ही विचारू शकता. तर मग आपण सुरू करूया. मैं सभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का मेंबर्स या पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनका सुस्वागत करता हूँ. आज का ये जो लोकल एरिया कमेटी का मीटिंग रखा हुआ है, और उसमें एक विषय है डीम्ड कन्वेंस. उस डीम्ड कन्वेंस के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी वगैरह देने का कोशिश करता हूँ. डीम्ड कन्वेंस मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन द नेम ऑफ द सोसाइटी. तो जो ज़मीन है उसके ऊपर आपका बिल्डिंग, सोसाइटी का बिल्डिंग का बांधकाम हुआ है, उस ज़मीन का जो टाइटल मतलब ओनरशिप का जो हक है, ओनरशिप हक जो है वो सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र करने का, और जो बिल्डिंग है बिल्डिंग भी कन्वे करने का, या अगर उसके साथ कोई एमिनिटीज़ वगैरह है उस लेआउट में, हो सकता है कि कुछ गार्डन हो, क्लब हाउस हो, या अगर प्रोपोर्शनेट शेयर देना है तो वो कन्वे करने का जो है, जो प्रक्रिया है उसको कन्वेंस बोलते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या है कि कन्वेंस करने का फ़ायदा क्या है? तो एक फ़ायदा ये है कि टू बिकम द लीगल ओनर. आप यहाँ पर सभी जो बैठे हुए हैं तो फ्लैट में ही रहते हैं, तो आप लोग ने फ्लैट ख़रीदा हुआ है, या अगर बिल्डर से ख़रीदा है या रीसेल में ख़रीदा हुआ है, तो क्या उस ज़मीन के ऊपर आपका नाम आ सकता है? क्या आपका नाम नहीं आएगा? तो वहाँ पर किसका नाम आएगा? सोसाइटी का नाम आएगा, क्योंकि हमने सबने इकट्ठा मिलके सोसाइटी बनाया हुआ है. तो सोसाइटी को लीगल ओनर बनाने के लिए, तो टू बिकम द लीगल ओनर, टू मेक एंट्रीज इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जैसा कि कोई भी एक प्लॉट है तो उसको प्लॉट नंबर, CTS नंबर या फाइनल प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, अलग अलग प्रकार से उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है. तो उस प्रॉपर्टी कार्ड, रजिस्टर कार्ड में हमारा नाम चढ़ाने के लिए, सोसाइटी का नाम चढ़ाने के लिए, एंड रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ कन्वेंस रजिस्ट्रेशन करने के ज़रिए हम गवर्नमेंट का जो दाखला है उसके अंदर हमारा नाम एंट्री कराते हैं. तो ये एक है. देन टू हैव फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल. आप लोग ने फ्लैट खरीदा हुआ है, फ्लैट खरीदने से क्या आपको मार्केटेबल टाइटल मिलता है क्या? ज़मीन का, ज़मीन के ऊपर आपका हक स्थापित होता है? आंसर इज़ नो. जब तक सेल डीड नहीं बनता है, जब तक सेल डीड नहीं बनता है, ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, तब तक आप लीगल ओनर, भले फ्लैट हो या अगर प्लॉट हो, जब तक सेल डीड बनेगा नहीं तब तक आप लीगल ओनर कहलाओगे नहीं. तो इसके लिए जब तक आपके पास आपके नाम पे सेल डीड या कन्वेंस डीड होता नहीं है, तो आपके पास फ्री एंड लीगल टाइटल है, मार्केटेबल टाइटल, जो आप किसी को बेच सकोगे, एंटायर लैंड एंड बिल्डिंग बेच सकोगे, उस प्रकार का अधिकार आपके पास नहीं रहेगा. तो ये एक प्रक्रिया करने से आपके पास फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल होगा. नेक्स्ट प्लीज. देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स ओवर द लैंड. जो ज़मीन के ऊपर हक है वो आपके नाम पे, एडवांटेजेस कि कन्वेंस करने से उसका लाभ क्या है? एक तो ओनरशिप राइट्स जो है, बिल्डर ने जब भी बिल्डिंग बनाया कि एक उसका ज़मीन नहीं था, किसी और से, थर्ड पार्टी से उसने डेवलपमेंट राइट्स लिया, और उसके ऊपर लोकल अथॉरिटी जैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या अलग अलग अधिकारी है, वहाँ से उन्होंने परमिशन लिया, परमिशन लेके बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बना के फ्लैट सेल कर दिया. तो जो ज़मीन है उसके ऊपर ज़मीन का ओनरशिप राइट्स जो है वो ट्रांसफ़र होगा. और किसी भी प्रकार का कमर्शियल बेनिफिट, और कमर्शियल बेनिफिट मतलब एक TDR, पहले जब भी आपका बिल्डिंग बना शायद 1 FSI के साथ हुआ रहेगा, आज 3 FSI हुआ है या 5 FSI हुआ है, या अगर वहाँ पर मोबाइल टावर है, तो ये कमर्शियल बेनिफिट वगैरह जो भी है
वो आपका बनेगा। या अगर समझो आज डेवलपमेंट प्लानिंग रिमार्क अलग अलग समय पर नोटिफाई किया जाता है, उसके ज़रिए समझो आपका ज़मीन का कोई भी एक पार्ट जो है अगर बीएमसी एक्वायर कर रही है या अगर कोई दूसरा अधिकारी प्राधिकरण है वो अगर एक्वायर कर रहा है, तो उसका जो बेनिफिट या अगर कॉम्पेंसेशन जो लेने के लिए आपके पास कन्वीनियंस होना चाहिए, तभी आप ये कमर्शियल बेनिफिट ले पाओगे। एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा हुआ है, सो दैट विल ऑल्सो बिकम योर्स। लोन कैन बी रेज्ड, अगर समझो बिल्डिंग में मेजर रिपेयर एक्सपेंसेस है तो सोसाइटी से ही पैसा निकाला जाएगा, कोई अपना पर्सनल इंडिविजुअल फ्लैट को मॉर्गेज नहीं करेगा। और जब तक आपके पास कन्वीनियंस नहीं है तो आप ये लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज नहीं कर सकोगे। अगर आपके पास कन्वीनियंस है तो आप लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज कर सकते हो, लोन रेज कर सकते हो, और मेजर रिपेयर एक्सपेंसेस है तो उसका एक लोन अरेंज करके आप कर सकते हो। देन परमिशन फॉर रीडेवलपमेंट इज पॉसिबल, कि अगर समझो आपने कन्वीनियंस प्राप्त कर लिया तो आपका बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करना चाहते हो, 40 साल पुराना हुआ है, 50 साल पुराना बिल्डिंग हुआ है, तो आज मेजर रिपेयर है, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो क्यों रीडेवलपमेंट के लिए चला नहीं जाए, क्यों नहीं ऑप्ट करे। तो आप कन्वीनियंस लोगे तो ही, बिकॉज यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, आप किसी और का नाम पे जमीन है, उस जमीन के ऊपर आप किसी भी प्रकार का बांधकाम करने का प्रपोजल बीएमसी में, मतलब जो प्लानिंग अथॉरिटी है उनके पास नहीं दे सकते हो, कि जब तक आपके पास कन्वीनियंस नहीं है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कन्वीनियंस लोगे तो रीडेवलपमेंट इज पॉसिबल। नेक्स्ट प्लीज। सो भी कन्वीनियंस में क्या क्या हस्तांतरण होता है, एक तो लैंड होता है, कि अगर आप जिस जमीन के ऊपर आपका बिल्डिंग है वो लैंड होगा। कन्वीनियंस 2 प्रकार के, मतलब अलग अलग विधान है कन्वीनियंस लेने के लिए, तो इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। जमीन का हक ट्रांसफर होता है, अगर समझो लीज होल्ड जमीन है तो आपको लीज होल्ड राइट मिलेगा, या अगर फ्री होल्ड जमीन है तो आपको फ्री होल्ड राइट्स मिलेगा। तो फ्री होल्ड लैंड या लीज होल्ड लैंड वो ट्रांसफर करेगा जमीन मालक, और बिल्डर जो है बिल्डिंग, अगर आप अपना फ्लैट्स का अग्रीमेंट पढ़ोगे तो इंटरनल एरिया ही आपको बेचा हुआ है, बाहर का एरिया जब कन्वीनियंस होगा उस टाइम पर आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसी प्रकार से बिल्डिंग जो है बिल्डर कन्वीनियंस के टाइम पर बिल्डिंग को हस्तांतरण करेगा। सो मेथड्स वेज टू गेट कन्वीनियंस बाय बिल्डर, आप बिल्डर के थ्रू ले सकते हो, या थ्रू कोर्ट केसेस एंड डीम्ड कन्वीनियंस। ये 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार है जहां पर आप कन्वीनियंस प्राप्त कर सकते हो। तो अगर बिल्डर के थ्रू क्यों, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट राइट लिया या वो खुद जमीन मालक है, राइट। ये जो बिल्डर, कायदे का प्रावधान आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कन्वीनियंस का बेनिफिट के बारे में हमने चर्चा किया, उसके बारे में बताया, एंड रीडेवलपमेंट के लिए करना बेनिफिट बताया, या कन्वीनियंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया। तो एक कायदे का जानकारी भी आपको देता हूँ कि ये जो बिल्डर फ्लैट्स बनाता है, किसी और का ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट राइट्स लेता है, डेवलपमेंट राइट्स लेकर के बिल्डिंग बनाता है और फ्लैट सेल करता है, और फ्लैट सेल करने के बाद सोसाइटी बनती है। तो ये प्रावधान जो है, एक उसका जो एक्टिविटी जो है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट के अंतर्गत, और आज जो है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, उसमें रेगुलेट किया जाता है। अब जब आपका बिल्डिंग बना 1970s में, 80s में या 90s में, तो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स लागू था। उस फ्लैट्स का प्रोविजन 10 ये बोलता है कि जिस दिन बिल्डर ने, जो प्रोमोटर ने 50% यूनिट सेल कर दिया, तो उनके ऊपर एक बंधन कारक है कि आप उसका लीगल बॉडी बनाओ। अब लीगल बॉडी क्या क्या हो सकता है, एक तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है, दूसरा कंपनी फॉर्म कर सकते हैं अगर लोगों को लगता है कि नहीं हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, हमको कंपनी चाहिए। कोई और लोगों का इंटरेस्ट है कि उनको कंडोमिनियम बनाना है, तो अलग अलग प्रकार के लीगल बॉडीज़ हैं, वो लीगल बॉडीज़ बना सकते हो। एंड उसके बाद सेक्शन 11, जिस दिन आपने अपना लीगल बॉडी बना दिया, उसका 4 महीने के बाद, अगर एग्रीमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का ऑलरेडी एग्री किया है कि हम 2 साल के बाद करेंगे, अगर इस प्रकार का कोई अगर अग्रीमेंट के अंदर प्रोविजन नहीं रखा हुआ है, तो कायदा इज सुप्रीम। कायदा क्या बोलता है कि आफ्टर 4 मंथ्स, जिस दिन सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, उसका 4 महीने के बाद आप अपना जो जमीन में जो हक है आपके पास, जैसा कि आपके पास फ्री होल्ड राइट है तो फ्री होल्ड ट्रांसफर करो, लीज होल्ड राइट है तो लीज होल्ड ट्रांसफर करो। तो इस प्रकार का प्रावधान है। सोसाइटी बनती है
सोसाइटी बनने के बाद फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होती है। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में एक मुद्दा रहता है कि कन्वीनियंस लेना है हमें, बट उसके ऊपर जब तक बिल्डिंग डिलैपिडेटेड कंडीशन होता है तब तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक रीज़न है किसी ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, दूसरा रीज़न जानकारी नहीं है, तीसरा रीज़न हो सकता है अपना इंटरनल झगड़े, इंटरनल डिस्प्यूट वगैरह लेकर के कभी ना कभी ये कन्वीनियंस का प्रक्रिया कभी होती नहीं है। सो उस वजह से 1970 से लेकर के 1963 से लेकर के 2008 तक अगर आप देखोगे कि बहुत कम सोसाइटियों का कन्वीनियंस हुआ था। कायदा ज़रूर है, कायदा ये बोलता है कि द प्रोमोटर शैल कन्वे द लैंड एंड बिल्डिंग, बट लोगों के पास जानकारी नहीं है, इसके लिए कन्वीनियंस नहीं हुआ। तो अगर आप देखते हो कि अगर क्या क्या प्रावधान है, एक तो आप बिल्डर से ले सकते हो थ्रू बिल्डर, दूसरा जो है थ्रू कोर्ट केसेस, बराबर, तीसरा जो है डीम्ड कन्वीनियंस। अभी हम समझ लेते हैं कि 1970 में हमारा बिल्डिंग बना या अगर 80s में बिल्डिंग बना, क्या वो ज़मीन मालक जिंदा है क्या, या अगर बिल्डर का कंपनी अगर समझो अगर बिल्डर का कंपनी रनिंग में है तो आप उनके पास जाके, या अगर अभी भी बिल्डिंग बना हुआ है तो आप उनके पास जाके आप उनके थ्रू कन्वीनियंस ले सकते हैं। ज़मीन मालक जो है एज ए लैंड ओनर, बिल्डर जो है एज ए कन्फर्मिंग पार्टी, एक डीड बनेगा और उसको स्टैम्प ड्यूटी कितना है वो एक निर्धार किया जाएगा। एक कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास एक एप्लीकेशन जाएगा, वो कन्वीनियंस फाइनलाइज किया हो कन्वीनियंस डीड, एंड उसके बाद तीनों पार्टी जैसा कि सोसाइटी और लैंड ओनर बिल्डर, ये तीनों एक रजिस्ट्रेशन, जैसा हम फ्लैट परचेज करते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, उसी प्रकार से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उस डीड को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये बिल्डर के थ्रू होगा। अब बिल्डर अवेलेबल नहीं है समझो, या अगर कॉपरेशन नहीं है बिल्डर की तरफ से, बिल्डर देना नहीं चाहता है, तो हमें अंडर नॉन कॉपरेशन थ्रू कोर्ट केसेस, थ्रू कोर्ट केसेस मतलब एक आपका सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आपने फ्लैट परचेज किया है, सो एक सिविल डिस्प्यूट हो गया तो आप सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते हो। अगर आप सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते हो, देन सेकेंडली यू आर ए कंज्यूमर, आपने फ्लैट परचेज किया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी आपका हक बनता है। कोई सोसाइटी अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहता है कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, या अगर समझो सिविल कोर्ट में जाना चाहता है तो सिविल कोर्ट में जा सकता है। बस फर्क इतना ही है कि कंज्यूमर कोर्ट और सिविल कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पर ऑलरेडी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट ही वहाँ पर बहुत सारे हैं। ओके, तो एंड अगर आप एक बार केस फाइल करते हो, उसको एक डिसाइड करने के लिए एक सिविल कोर्ट को मिनिमम, अगर समझो सामने वाला अगर समझो उसको डिफेंड कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो सालों साल जा सकता है, 10 साल जा सकता है, 15 साल भी जा सकता है। और हमारे नज़र में 40 साल केसेस फाइट किया हुआ है, ऐसा भी हमारे नज़र में आया हुआ है। तो थ्रू कोर्ट केसेस भी आप ले सकते हो। और लास्ट में डीम्ड कन्वीनियंस, महाराष्ट्र सरकार ने कि कायदे का अवलोकन किया एंड उनको लगा कि बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों में कन्वीनियंस नहीं हुआ है एंड उसको एक फास्टेस्ट रेमेडी देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक बिल प्लेस किया था, बिल टेबल किया था एंड 2008 में उसका एक्ट का रूपांतरण हो गया और एक्ट में उसको इंक्लूड कर दिया एंड 2010 में उसका रूल बन गया और 2010 से हर एक हाउसिंग सोसाइटियों को डीम्ड कन्वीनियंस मिल रहा है। अगर आप देखोगे 2008 से पहले की जितना सोसाइटियों के पास कन्वीनियंस है उस नंबर से 2008 के बाद जितना सोसाइटियों का कन्वीनियंस है वो नंबर ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटियों ने डीम्ड कन्वीनियंस के ज़रिए अपना कन्वीनियंस पाया हुआ है। सो अभी कन्वीनियंस बाय द बिल्डर, इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी अप्रोच द बिल्डर, आप बिल्डर को अप्रोच कर सकते हो। कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मेंबर, कि अभी लैंड का डॉक्यूमेंट क्या क्या बनता है, प्रॉपर्टी कार्ड है, 7/12 है, गांव नमूना 6 है, या अगर समझो सिटी सर्वे मैप, ये लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गया। बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग प्लान चाहिए अपना बिल्डिंग का बिल्डिंग प्लान चाहिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट। उसके बाद कन्वीनियंस डीड बनाओ, जैसा कि कौन सा ज़मीन हस्तांतरण हो रहा है, उसका CTS नंबर क्या है, उसका एरिया कितना है, उसका ज़मीन मालक कौन है, तो वो सब पार्टी बनेंगे, एक डीड बनेगा। उसके बाद एजुडिकेशन होगा। एजुडिकेशन मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है कि कितना स्टैम्प ड्यूटी भरना है। ये एक एजुडिकेट करने का, उस डीड के ऊपर कितना स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो
एजुडिकेट करने का अधिकार कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास है, और एक एप्लीकेशन होगा कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास। एंड उसके बाद प्रोवाइडेड हर एक मेंबर ने अपना अपना एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, तो पर फ्लैट 100 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी आएगा। एंड हर एक जन ने अपना अपना एग्रीमेंट रजिस्टर किया हुआ है, तो पर फ्लैट 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस एंड मैक्सिमम 30,000 रुपीज। तो इतना ड्यूटीज भरना पड़ेगा। एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उस डीड का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तीनों पार्टी जमा होंगे, जैसा कि सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव, लैंड ओनर का रिप्रेजेंटेटिव या लैंड ओनर खुद आएंगे, और बिल्डर का रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इस प्रकार से डीड बनेगा। उसके बाद इंडेक्स 2, कोई भी अगर आप एग्रीमेंट रजिस्टर करते हो तो उसका एक इंडेक्स 2 बनता है, वो समरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड उसके बाद ओरिजिनल डीड, कन्वेंस डीड वहाँ से लेना है। उसके बाद अप्लाई टू द सिटी सर्वे ऑफिस फॉर दी प्रॉपर्टी कार्ड चेंज इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। तो उसके बाद एप्लीकेशन करो। अगर टाइम लिमिट अगर आप देखोगे, अगर प्रोवाइडेड हर एक जन ने अपना स्टैम्प ड्यूटी भरा है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आप कॉर्पोरेशन के अंडर बिल्डर से आप कन्वेंस प्राप्त कर सकते हो, राइट। मैंने आपको सिविल कोर्ट का भी टाइम लिमिट बताया, लगभग 10 से 12 साल भी जा सकता है, 15 साल भी जा सकता है। अगर आप बिल्डर के थ्रू करना चाहते हो तो 3 से 6 महीने के अंदर हो सकता है। तो ये कन्वेंस थ्रू दी बिल्डर हो गया। अगर बिल्डर नहीं है तो अंडर सेक्शन 11 मोफा कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। लास्ट में जो है आप क्रिमिनल केस भी दाखिल कर सकते हो अंडर सेक्शन 13। इट इज़ एन ऑफेंस। अगर समझो बिल्डर कन्वीनियंस नहीं देता है, या अगर जमीन हस्तांतरण नहीं करता है, बिल्डिंग हस्तांतरण नहीं करता है, इट इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट। आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो, FIR भी कर सकते हो बिल्डर के ऊपर। देन लास्टली डेप्यूटी रजिस्ट्रार कि 2008 में, कि जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि महाराष्ट्र सरकार को लगा कि बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का कन्वीनियंस नहीं हुआ है, बिल्डिंग पुराने हुए हैं, रीडेवलपमेंट ही एक जरिया है जहां पर वापस अपना बिल्डिंग, मतलब एक अच्छा बिल्डिंग बना सकते हैं। तो उसको लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर दिया, एंड डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के थ्रू कन्वीनियंस ग्रांट करने का प्रक्रिया 2010 से चालू हो गया। तो अब समझ लेते हैं डीम्ड कन्वीनियंस। मैंने ऑलरेडी कन्वीनियंस के बारे, मतलब कॉर्पोरेशन के अंडर कन्वीनियंस किस प्रकार से होता है उसका जानकारी दिया हुआ है। तो अब अंडर डीम्ड कन्वीनियंस, जब मोफा एनेक्ट हुआ था उसका एक पेपर कटिंग है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इट इज एज गुड एज कन्वेड, कि जैसा कि अगर समझो कि बहुत सारा लोगों का मन में शंका है कि डीम्ड कन्वीनियंस नहीं है, तो हमें वापस कन्वीनियंस करना पड़ेगा, कि कोई लोगों का मन में ऐसा है कि हमें TDR का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम रीडेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत सारा शंका है। अब जो ये कन्वीनियंस जहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया लैंड ओनर बिल्डर ने, तो उनके बिहाफ ये डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार साइन करके आपको कन्वीनियंस ग्रांट कर रहे हैं। इट इज़ एज गुड एज कन्वीनियंस, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का उसका वेट कम नहीं होता है कायदे में। इट इज़ एज गुड एज कन्वीनियंस, एज गुड एज आपको ज़मीन मालक ने और बिल्डर ने दिया हुआ है उसी प्रकार से उसको ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटेड एज कन्वेड, बट नाउ एक्चुअली टू बी कन्वेड थ्रू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू आपको कन्वीनियंस ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू मतलब डीम्ड कन्वीनियंस अगर हम लेना चाहते हैं, बिल्डर लैंड ओनर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहकार नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड उसका कोर्ट फी भरना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कोर्ट फी है 2000 रुपीज़। अगर आप कोई भी एक केस दाखिल करना चाहते हो, कोर्ट में हो, कंज्यूमर कोर्ट में हो, तो आपको कोर्ट फी भरना है। यहाँ पर कोर्ट फी निश्चित किया है, दैट इज़ 2000 रुपीज़। देन सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड, कि जैसा कि प्रॉपर्टी कार्ड है, 7/12 है, गांव नमूना 6 है, तो ये प्रॉपर्टी लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। CTS मैप है, तो ये उसका सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, मतलब लेटेस्ट 3 महीने के अंदर का डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना पड़ेगा। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि बिल्डिंग प्लान है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल बोलते हैं, तो ये सब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वेरियस अथॉरिटी के पास मिलते हैं, तो वहाँ पर एप्लीकेशन करके ले सकते हैं। देन आ गया आपका फ्लैट का एग्रीमेंट, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड।
फ्लैट का एग्रीमेंट, हर एक फ्लैट परचेजर का एग्रीमेंट है, उसका स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ, रजिस्ट्रेशन किया हुआ, उसका कॉपी, देन इंडेक्स 2, देन एप्लीकेंट आइडेंटिटी, जो आपका सोसाइटी एप्लीकेशन कर रही है उसका आइडेंटिटी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी जब भी फॉर्म हुआ है तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के थ्रू, तो वो आपका आइडेंटिटी है। देन अदर रिलाइड डॉक्यूमेंट, कि इसके अलावा और आप क्या प्रूव करना चाहते हो, कि टू सब्सटेंशिएट योर केस, आपका केस को सब्सटेंशिएट करने के लिए और आप क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहते हो। जैसा कि ज़मीन मालक ने अपना डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफ़र किया है तो आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट अवेलेबल है तो आप वो दे सकते हो। समझो एक ज़मीन के ऊपर, एक प्लॉट के ऊपर 2 सोसाइटी है तो वहाँ पर हमें एक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमारा सोसाइटी के लिए कितना एरिया देना चाहिए, तो वो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। एरिया एंटाइटलमेंट बाय आर्किटेक्ट रिपोर्ट, या अगर आपका अग्रीमेंट के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि मैं अमुक एरिया आपको कन्वेंस करके हस्तांतरण करूंगा, तो ये सब चीज़ें माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा एप्लीकेशन करते समय। देन सर्वे नंबर, सीटीएस नंबर, पहले के ज़माने में जब बिल्डिंग प्लान बना तो उस टाइम पर 1970s में सिटी सर्वे ऑफिस नहीं था, फाइनल प्लॉट नंबर भी कम जगह पर था, तो हमें सर्वे नंबर और हिस्सा नंबर, पहले का सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, आज क्या सीटीएस नंबर हुआ है, ये मैचिंग करना पड़ेगा। तो वो एक कमी जास्त पत्रक करके अलग से डॉक्यूमेंट लैंड रिलेटेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिलता है, तो वो लेके चेक करना पड़ेगा। देन सर्च रिपोर्ट, कहीं ये बिल्डिंग ऑलरेडी ज़मीन किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया है, वो भी एक खातरी करके लेना चाहिए एप्लीकेशन करने से पहले, तो इसीलिए एक सर्च रिपोर्ट करना चाहिए, टाइटल सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। देन हैव यू रेड समथिंग लाइक दिस, ये वन ऑफ द पेपर कटिंग है जहाँ पर बोरीवली की सोसाइटी लक्ष्मी छाया, तो वो ग्राउंड फ्लोर में एक शॉपकीपर ने थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह किया था, उसके वजह से ये बिल्डिंग का पार्ट गिर गया था। उसके बाद उनके पास कन्वीनियंस नहीं था, उनको रिस्टोर करने के लिए ज़मीन मालिक को हेफ्टी प्राइस पे करना पड़ा, उसके बाद उनको कन्वीनियंस मिला और उन्होंने रिस्टोर वगैरह करके ले लिया। सो दिस इज़ वन ऑफ द, कहीं इस प्रकार का घटना आपके साथ भी नहीं हो, तो अगर आप अपना बिल्डिंग का सेफ्टी या अपना फ्लैट का सेफ्टी, अपना प्रॉपर्टी का सेफ्टी चाहते हो तो कन्वीनियंस करा के लेना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद द सोसाइटी, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, ये सब हो गया, तो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तो हम प्रेजेंट करेंगे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद कि वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ने पर, अगर उनको लगता है कि जो जितना डॉक्यूमेंट दिया है वो कम है, एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट का कॉल फॉर करेंगे विद इन 30 days ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। एक बार एप्लीकेशन 30 days के अंदर अमुक डॉक्यूमेंट चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आप प्रूव करो, तो वो प्रूव करने के बाद आपका एप्लीकेशन एज गुड एज एडमिटेड करके माना जाएगा कायदे के अंदर। और उसके बाद एक डेट ऑफ हियरिंग दिया जाता है, उसके बाद हियरिंग नोटिस निकालते हैं। हियरिंग नोटिस निकाल के जितने भी पार्टी है उनको नोटिस सर्विस होगा और पब्लिक नोटिस भी होगा। ये होने के बाद एज गुड एज सभी को नोटिस सर्विस हुआ है। कोई भी कोर्ट का प्रक्रिया होता है, सामने वाला पार्टी को नोटिस सर्विस होना चाहिए। जब तक नोटिस सर्विस होता नहीं है तब तक कोई भी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या अगर कोर्ट का प्रोसीडिंग चलती नहीं है। तो एक तो हमारे पास जितना एड्रेसेस है, हमारा एग्रीमेंट के अंदर एड्रेस दिया रहेगा, तो वो एड्रेस के ऊपर उनको पार्टी बनाएंगे एंड उनको नोटिस सर्विस करेंगे। देन इन एडिशन टू दैट हम पब्लिक नोटिस भी होता है। सो ये होने के बाद इट इज़ एज गुड एज नोटिस उनको सर्विस हुआ है। उसके बाद अब एक कायदे में डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि आप 6 महीना तक हियरिंग करोगे इस केस को, हर एक केस को एक टाइम लिमिट दिया हुआ है 6 महीना। आप क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, समरी प्रोसीडिंग्स है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन या अगर समझो वेरियस प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में चलती है वो नहीं होगा, सिंपल हियरिंग होगा एंड 6 महीने के अंदर एक ऑर्डर पास हो जाता है कि मुझे ठीक लगता है कि इस सोसाइटी को 2000 स्क्वायर मीटर का ज़मीन देना चाहिए, और एक रीज़न के साथ ऑर्डर पास हो जाता है, दैट इज़ स्पीकिंग ऑर्डर। एक स्पीकिंग ऑर्डर पास हो जाता है, एक लिमिटेड मतलब 6 महीना प्लस उसके बाद 2 महीना, एक 8 से 10 महीने के अंदर आपके नाम पे कि कन्वीनियंस का आपको देना चाहिए करके एक ऑर्डर पास होगा। इसके बाद सेम प्रोसीडिंग्स कि जैसा कि हम
कन्वीनियंस डीड बनाएंगे, डीड बना के सोसाइटी का जनरल बॉडी में अप्रूवल लेंगे, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी भरो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद नेम चेंज के लिए एप्लीकेशन करो। अब फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अगर समझो आप कन्वीनियंस थ्रू बिल्डर लेते हो, वहाँ पर खुद ज़मीन मालक साइन करते हैं कन्वीनियंस डीड को, बिल्डर खुद साइन करता है। बट यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्टेड लैंड ओनर है, डिफ़ॉल्टेड बिल्डर है, उनके बिहाफ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार साइन करते हैं, उनके पास पूरा पावर्स दिया है कायदे के अंतर्गत, एंड डीम्ड कन्वीनियंस के थ्रू आप कन्वीनियंस भी प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें समय कितना लगता है? अगर आप डीम्ड कन्वीनियंस में जाते हो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल, कोई सोसाइटी है अगर समझो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो 4 से 5 साल हो सकता है, अगर डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड कभी कभार वेरियस रीजंस रहते हैं, एवरी केस इज़ यूनिक, ठीक है। तो 2 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर हर एक सोसाइटी अपना कन्वीनियंस प्राप्त कर सकती है। तो अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अगर समझो बिल्डर नहीं है, लैंड ओनर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो सबका एक इलाज ये है, रामबाण है कि डीम्ड कन्वीनियंस। तो डीम्ड कन्वीनियंस के थ्रू आप जितना मतलब कम समय के अंदर एंड थोड़ा सा कम लिटिल बिट इजी, उतना डिफ़िकल्टी नहीं बोलता हूँ, कि आप कम समय के अंदर आप कन्वीनियंस प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, जैसा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वापस, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट फॉर सेल, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, सीसी, ओसी, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। तो सोसाइटी का सर्टिफिकेट जो सोसाइटी के पास अवेलेबल है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ईच इंडिविजुअल मेंबर से आप ले सकते हो। देन एग्रीमेंट फॉर सेल, प्रोमोटर टू परचेजर, फर्स्ट एग्रीमेंट जो है बिल्डर ने जो एग्जीक्यूट किया था उस एग्रीमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। देन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट म्युनिसिपल अथॉरिटी से ले सकते हैं, एंड सीसी ओसी अगेन म्युनिसिपल अथॉरिटी, देन अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान फ्रॉम म्युनिसिपल अथॉरिटी। 7/12 तहसीलदार ऑफिस में मिलेगा कि ये वेरियस अथॉरिटीज़ कहाँ से आप डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हो। देन सर्च रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट एडवोकेट से पा सकते हो। फॉर्म नंबर 6 म्यूटेशन एंट्री रेवेन्यू अथॉरिटी से। तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट जो लगते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। एनए ऑर्डर कलेक्टर ऑफिस से मिलेगा। देन अगर ग्रांट हुआ है तो कलेक्टर ऑफिस से मिलेगा, अगर ग्रांट नहीं हुआ है, एनए ऑर्डर, नॉन एग्रीकल्चर लैंड का ऑर्डर नहीं हुआ है तो वापस अभी करा के लेना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ है तो। डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सो दीज आर ऑल दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दी डीम्ड कन्वीनियंस। नेक्स्ट प्लीज। ये प्रोमोटर का डेफिनेशन दिया हुआ है। यस, सो डीम्ड कन्वीनियंस का प्रोसीजर मैंने जितना संक्षिप्त में हो सकता है उतना संक्षिप्त में बताया हुआ है।